नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र शरीर के कुछ अंगों का एक समूह होता है जो कोशिकाओं को रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। केवल रक्त वितरण तंत्र को ही कुछ लोग परिसंचरण तंत्र मान लेते हैं, जबकि कुछ अन्य विशेषज्ञ लसिका तंत्र को इसमें शामिल करते हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें से कभी भी रक्त धमनी, शिरा एवं केशिकाओं के जाल से बाहर नहीं निकलता है। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनी एवं शिरा का एक समूह होता है। धमनी एवं शिरा के बीच में स्थित केशिकाओं का विस्तृत समूह भी इसी तंत्र का एक भाग होता है। इस तंत्र का केंद्र हृदय होता है जो लगातार रक्त को पंप करता रहता है, इसलिए हृदय को पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। धमनियों के माध्यम से रक्त शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है। परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित भागों को शामिल किया जाता है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से रक्त, हृदय, धमनी, शिराएं एवं केशिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब रुधिर को लेकर चर्चा कर लेते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो धमनी एवं शिराओं में लगातार बहता रहता है। रक्त लाल रंग का चिपचिड़ा गाढ़ा एक जीवित ऊतक होता है जिसमें रक्त कण तैरते हुए संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं। प्लाज्मा के माध्यम से ही आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के भागों तक पहुंचाया जाता है और उनके पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उन्हें फिर से साफ होने का मौका देता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल वजन का लगभग 12वां भाग होता है। मानव शरीर में औसतन 5 लीटर रक्त रहता है। रुधिर का पीएच मान 7.40 क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर के क्या कार्य होते हैं? रुधिर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा काम इसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। संदेशवाहक हार्मोन द्वारा का कार्य भी करता है। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है। रुधिर शरीर के पीएच मान को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है। रुधिर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता द्वारा रोगों से लड़ने में भी सहायक होता है। रुधिर शरीर को जल का वितरण भी करता है। रक्त 2 भागों से मिलकर बनता है। नंबर 1 रक्त कोशिकाएं और नंबर 2 प्लाज्मा। अब अगर रक्त कोशिकाओं की बात करें तो यह 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं के बारे में बात करते हैं तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। इन कणिकाओं को अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो इसका आकार अवतल लेंस की तरह का होता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 घन मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 15% होती है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन माना जाता है। आरबीसी के नष्ट होने की प्रक्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। 1 घन मिलीलीटर रक्त में लगभग 50 लाख आरबीसी होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। रक्त का लाल रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। रक्त केशिकाओं का दूसरा भाग होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। इन कणिकाओं का रंग हल्का सफ़ेद होता है। यह कणिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। इनका उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। यदि शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी आ जाती है तो उसे ल्यूकोपोनिया कहते हैं। यह शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या सामान्य से अधिक बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। 1 घन मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 7 से 11 हज़ार तक होती है। इसका जीवन काल लगभग 2 से 5 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिकाएं मोनोसाइट होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा खतरनाक जीवाणुओं को खत्म करने की प्रक्रिया को फैगोसाइट एक्टिविटी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी कणिकाएं ल्यूकोसाइट होती हैं। रक्त कणिकाओं का तीसरा भाग होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। प्लेटलेट्स का औसतन जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। 1 घन मिलीलीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 से 3 लाख तक होती है। प्राय डेंगू जैसे विषाणु जनित रोगों के बाद शरीर में इनकी संख्या
काफ़ी कम हो जाती है। यदि शरीर में इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो रक्त का थक्का जमने लगता है, जिस कारण दिल के दौरे पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। रक्त में प्लाज्मा पीले रंग का एक तरल घटक होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% पानी तथा 8% प्रोटीन होती है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन घुले रहते हैं। इस प्रोटीन में 2 से 5 ग्राम एल्ब्यूमिन होता है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन संबंधी पोषक तत्वों को ऊतकों तक पहुंचाना होता है। इसमें फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन भी रहती है, जिसका निर्माण लीवर में होता है। इस प्रोटीन को रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी माना जाता है। प्लाज्मा में ग्लोबुलिन की मात्रा 2 से 3 ग्राम होती है। इसके 2 भाग होते हैं। गामा ग्लोबुलिन इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ जुड़ा होता है, और बीटा ग्लोबुलिन जिसका मुख्य कार्य हार्मोन्स परिवहन के साथ जुड़ा होता है। अब चर्चा कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त समूह की खोज सन 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। रक्त समूह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, ब्लड ग्रुप ए बी। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी से भी रक्त ले सकता है, लेकिन यह केवल रक्त वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। इस रक्त वर्ग में एंटीजन ए बी होता है तथा एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। दूसरा रक्त वर्ग होता है ओ। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है, लेकिन केवल रक्त वर्ग ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। इस समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, केवल एंटीबॉडी ए बी होता है। तीसरा होता है रक्त वर्ग ए। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति ए तथा ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, लेकिन ए तथा बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसमें एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी पाई जाती है। और लास्ट और नंबर 4 ब्लड ग्रुप होता है बी। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति बी तथा ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, और यह बी तथा ए बी रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसमें एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए पाई जाती है। अब हृदय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानव शरीर में हृदय वर्टेब्रल कॉलम के T5 से T8 से हल्का सा बाईं ओर स्थित रहता है। इसका आकार नाशपाती की तरह होता है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 250 से 300 ग्राम के बीच का होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेल ट्रेंड एथलीट के हृदय का आकार एवं भार सामान्य व्यक्तियों से अधिक होता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि जिस प्रकार व्यायाम करने से स्केलेटल मांसपेशी मजबूत होती हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यायाम करने से हमारा हृदय भी मजबूत होने के साथ साथ उसके भार में वृद्धि हो जाती है। हृदय का बाईं तरफ वाला भाग दाएं भाग की अपेक्षा आकार में कुछ बड़ा एवं मजबूत होता है। हृदय का यही भाग शरीर के समस्त अंगों को रक्त भेजता है। हृदय की 3 परत, पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली, मायोकार्डियम बीच में तथा एंडोकार्डियम सबसे अंदर की होती है। इसके अंदर 4 खाने, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय होते हैं। यह जीवन भर लगातार बिना थके पंपिंग का कार्य करता रहता है। अब चर्चा कर लेते हैं हृदय की कार्यविधि की। तो सर्वप्रथम शरीर के ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना कावा के द्वारा तथा शरीर के नीचे वाले भाग से इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, शरीर हृदय के दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इसके बाद दायां आलिंद संकुचित होता है। संकुचन अर्थात पिचक्कर आकार में कमी का आना। उसके बाद दायां आलिंद के संकुचित होने पर इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर के बढ़ने के कारण ट्राइकोस्पेड वाल्व, जो एक ही दिशा में रक्त का प्रवाह कर सकती है, ऐसी वाल्व खुल जाती है और रक्त इसमें से होता हुआ दाएं निलय में पहुंच जाता है। इसके बाद दायां निलय संकुचित होता है तथा दायां निलय के संकुचित होने पर दाएं निलय के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर के कारण पल्मोनरी वाल्व खुल जाती है और रक्त पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंच जाता है।
अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ट्राइकोस्पिड वाल्व क्यों नहीं खुलती। तो इसका कारण यह होता है कि यह एक ही दिशा में रक्त का प्रवाह कर सकती है, अर्थात ट्राइकोस्पिड वाल्व के द्वारा रक्त का प्रवाह केवल आलिंद से निलय की ओर होता है। शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिनकी संख्या 2 होती है, पल्मोनरी धमनी कहलाती है। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त पहुंचने के बाद कुछ ही समय में वह शुद्ध हो जाता है, अर्थात रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वह ऑक्सीजन में बदल जाती है। रक्त शुद्ध कैसे होता है, इसका विस्तृत वर्णन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया जाएगा। अब शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा से होता हुआ बाएं आलिंद में वापस आ जाता है। शरीर की एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसे पल्मोनरी शिरा कहते हैं, जो संख्या में 4 होती है। इसके बाद बाएं आलिंद के संकुचित होने से जो दबाव उत्पन्न होता है, उस दबाव से बाइकोस्पेड वाल्व, जिसे माइट्रल वाल्व के नाम से भी कहते हैं, खुल जाते हैं और रक्त बाएं आलिंद से निकलकर बाएं निलय में पहुंच जाता है। अब बायां निलय संकुचित होता है, जिसके दबाव से ओर्टिक वाल्व खुल जाते हैं और रक्त महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में बांट दिया जाता है। शरीर के हृदय को दाएं तथा बाएं भागों में बांटने वाला भाग सेप्टम कहलाता है। अब चर्चा कर लेते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की। तो शुद्ध रक्त का हृदय से निकलकर शरीर के अंगों तक पहुंचना और शरीर के अंगों में रक्त अशुद्ध हो जाने के बाद उस अशुद्ध रक्त का वापस हृदय तक पहुंचना सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो अशुद्ध रक्त का दाएं निलय के संकुचित होने पर दाएं निलय से निकलकर फेफड़ों में जाना और फेफड़ों में अशुद्ध रक्त का शुद्ध रक्त में बदलने के बाद वापस बाएं आलिंद में पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया को पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं धमनियों के विषय में। तो ये वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जिनके द्वारा रक्त हृदय से निकलकर ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। शरीर में केवल 2 धमनियाँ ऐसी होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिनके नाम पल्मोनरी धमनी और अम्बिलिकल धमनी होता है। इन धमनियों के अलावा शरीर में जितनी भी धमनियाँ होती हैं, उन सभी में शुद्ध रक्त बहता है। अब चर्चा कर लेते हैं शिराओं के विषय में। तो यह वह रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाती हैं। इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। केवल पल्मोनरी शिराएँ ही ऐसी शिराएँ होती हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, जो रक्त को फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाती हैं। यह संख्या में 4 होती हैं। कुछ शिराओं में इस तरह के कपाट होते हैं जो रक्त को केवल शरीर के अंगों से हृदय की ओर भेजने में सहायता करते हैं। जिस स्थान पर धमनियां और शिराएं आपस में मिलती हैं, उस स्थान को केशिकाएं कहा जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं हृदय चक्र के ऊपर। तो हृदय की एक धड़कन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हृदय चक्र कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हृदय के एक बार रक्त को पंप कर देने के बाद से हृदय द्वारा रक्त को दोबारा पंप करने तक हृदय में जो क्रिया होती है उसे हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं हृदय दर के बारे में। तो 1 मिनट में होने वाले दिल की धड़कनों की संख्या को हृदय दर कहते हैं। यह एक सामान्य व्यक्ति में 70 से 80 धड़कन प्रति मिनट लगभग होती है। एक नवजात शिशु के हृदय की दर 140 धड़कन प्रति मिनट होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ धड़कनों में कमी होती चली जाती है। एक वेल ट्रेंड एथलीट की हृदय दर 40 से 45 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है, जिसे हम एथलीट हार्ट भी कहते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर। जब धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य से कम 90 से 60 mmHg तक हो जाता है तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। इसमें गुर्दे, हृदय एवं मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। जब धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140-90 mmHg से अधिक लगातार बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उच्च रक्तचाप की श्रेणी में कहा जाता है। रक्तदाब। बाएं निलय के संकुचित व प्रकुचित होने पर जो दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं।
यह रक्तदाब दो प्रकार का होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बाएं निलय के संकुचित होने पर रक्त का जो दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो सामान्य तौर से 110 से 130 mmHg होता है। इसका सामान्य समय लगभग 0.3 सेकंड का होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बाएं निलय के प्रकुचित होने पर रक्त का जो दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो सामान्य तौर पर 70 से 90 mmHg होता है। इसका समय लगभग 0.5 सेकंड का होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर कहा जाता है। उदाहरण के लिए विश्राम अवस्था में रक्त का दबाव 120-80 mmHg होता है, तब नाड़ी दर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो 120 माइनस 80 बराबर 40 mmHg। mm बराबर मिलीमीटर, Hg मरकरी की इकाई होती है। सिस्टमेटिक पल्स प्रेशर हमेशा पल्मोनरी पल्स प्रेशर से अधिक रहता है। लाल रक्त कणिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को हीमोलाइसिस कहा जाता है। रक्त की गति के अध्ययन को हीमोडायनेमिक कहते हैं। रक्त कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। रक्त में लाल रक्त कणिका या हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। इस बीमारी से संबंधित अंग को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आ जाती है, जिस कारण शरीर थकान का अनुभव जल्दी करने लगता है। हिपेरिन, यह एक प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। हवा के संपर्क में आते ही यह प्रोटीन निष्क्रिय हो जाती है और रक्त जम जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, हृदय के बाएं निलय से एक धड़कन के साथ निकलने वाली रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसका सूत्र है स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, रक्त की वह मात्रा जो हृदय से 1 मिनट में बाहर निकलती है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सामान्यतः इसकी मात्रा 5 लीटर प्रति मिनट होती है। एक वेल ट्रेंड वर्ल्ड क्लास एथलीट का अधिकतम कार्डियक आउटपुट 35 लीटर प्रति मिनट तक पहुंच सकता है। लगातार व्यायाम करने से हृदय के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल बदलाव आ जाते हैं, जैसे हृदय के आकार में वृद्धि हो जाना, जिसे कार्डियक हाइपरट्रोफी कहते हैं। सामान्य हृदय दर का कम हो जाना, हृदय दर कम होने पर ब्रैडीकार्डिया के लक्षण नहीं होने चाहिए, एवं लेफ्ट वेंट्रिकल के आकार में वृद्धि का हो जाना, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। यह बदलाव आने पर हृदय को एथलीट हार्ट के नाम से जाना जाता है। अधिकतम हृदय दर, मैक्सिमम हार्ट रेट, आपकी अधिकतम हृदय गति की गणना करने का मूल तरीका है कि आप अपनी उम्र को 220 से घटाएं। उदाहरण के लिए यदि आप 45 वर्ष के हैं तो अधिकतम हृदय गति प्राप्त करने के लिए 220 से 45 घटाएं। यह संख्या 175 आपके दिल की अधिकतम हृदय दर है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभ्यास के दौरान आपकी प्रति मिनट अधिकतम हृदय दर 175 होनी चाहिए। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को या आपूर्ति न हो पाने को कहा जाता है, अथवा जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज का ये था हमारा टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी कोई बिंदु छूट गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।